So as we could see that the speaker is here, so we are starting today's talk. Okay. So very good evening to one and all. As the coordinator and moderator of the series celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, myself Anukriti Raj, on behalf of Foundation Expressions in Languages and Arts Foundation, Lucknow, Uttar Pradesh, President Professor R.P. Singh Sir, I extend on behalf of the President, I extend my heartiest greetings to the speaker this evening, Dr. Rachna Daviji, and to all our friends and participants who have joined this evening. So, now we are playing the signature song of the foundation composed by Professor R.P. Singh Sir, and it is being played here for your kind attention and reception. I request all the participants
I request all the participants to kindly check their mic and please mute themselves. Okay. So, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इसी कार्यक्रम की श्रृंखला भाषा, साहित्य और समाज, काव्य पाठ, चर्चा एवं संवाद के इसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हुए हमारे बीच हमारी आज की वक्ता हैं डॉक्टर रचना दवी जी. So I would like to, before inviting the speaker, I would like to introduce her to the participants. Dr. Rachna Davi is an assistant professor of English at Tirthankar Mahavir University, Moradabad, UP. Her main areas of interest are Irish literature, Indian literature, professional communication, and business communication. Dr. Davi has obtained her MPhil and PhD degree from University of Lucknow. As an assistant professor, she has taught at Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Rajat Girls Degree College, Lucknow, and Deen Dayal Upadhyay College, University of Delhi. She has published several papers in well-known journals and books, and she has also presented several of her papers in national and international conferences and seminars. So, आज हमारे बीच डॉक्टर दवी जी अपने विचारों के माध्यम से समाज और साहित्य एक दृष्टांत पर प्रकाश डालेंगी. सो ओवर टू यू डॉक्टर रचना दवी जी. Okay, thank you, Ankrati ji, and good evening, all of you. Thank you, my mentor, my guru, Dr. R.P. Singh and Dr. Alka Madam. And thank you so much, all the board member of this foundation. आज मेरा चर्चा का विषय है साहित्य और समाज. जो हमारी कड़ी जिसके तहत हम अपने विचारों को यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका नाम है आजादी का अमृत महोत्सव. तो मैं अपने विषय पर थोड़ा सा प्रकाश से पहले ये बताना चाहूंगी कि आजादी का अमृत महोत्सव क्या है और इसकी शुरुआत क्यों हुई और क्या इसका मकसद है. आजादी का अमृत महोत्सव एक गहन देशव्यापी अभियान है. इसका मकसद गर्व के उन पलों को याद करना है जो हमारे देश की आजादी के इतिहास से जुड़े हैं. और इस अभियान को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत अहमदाबाद में की थी. और ये अभियान लगभग 15 अगस्त 2023 तक चलेगा. इस अभियान की शुरुआत वाले दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी याद किया था. इसके आगे मैं अपने जो मेरा चर्चा का विषय है साहित्य और समाज में उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगी. जैसा कि हम साहित्य के टीचर होने के नाते जब मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा सोच रही थी कि साहित्य और समाज को अलग अलग पढ़ना है या फिर जब हम साहित्य की बात करते हैं तो क्या समाज साहित्य के साथ एक्सप्लेन होता है. साहित्य को पढ़ते हुए या साहित्य को लिखते हुए या साहित्य को सोचते हुए क्या हम समाज को देख पा रहे हैं. मेरा जो मेन कंसर्न है वो इसी पर है. मुझे लगता है कि अगर हम किसी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो मतलब हम उस समाज को पढ़ रहे हैं. और अगर हम किसी समाज को देख रहे हैं, समाज के बारे में जान रहे हैं, तभी हम साहित्य को लिख सकते हैं. तो इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को मैं आज अपने टॉपिक में डिस्कस करूंगी. साहित्य और समाज दोनों का बड़ा ही अटूट माना जाता है और आशा है कि ये आगे माना ही जाएगा. जिस प्रकार सूर्य की रोशनी से जगत में प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार साहित्य के आलोक से समाज में भी चेतना का संचार होता है. साहित्य समाज के निर्माण में योगदान देता है और साहित्य समाज के निर्माण में योगदान देता है. समाज के द्वारा साहित्य का भी योगदान होता है. इसी तरह हम कह सकते हैं कि दोनों शब्द साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं. इन दोनों को हम अलग नहीं सोच सकते हैं. साहित्य समाज के मानसिक तथा सांस्कृतिक उन्नति और सभ्यता के विकास का साक्षी है. हम ये भी कह सकते हैं कि साहित्य एक ओर जहां समाज को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर समाज से प्रभावित भी होता है.
समाज के प्रभाव के बिना साहित्य की रचना करना व्यर्थ है। हम सोच ही नहीं सकते, अगर हम समाज को नहीं जानते हैं, समाज को नहीं समझ रहे, तो मतलब हम साहित्य नहीं लिख सकते हैं। साहित्य हमारा प्रेरक है और संस्कृति हमारी पहचान है। हमारे समाज की, हमारे देश की वास्तविक पहचान वे कवि और लेखक हैं जिनकी रचनाएं हमारे संभल हैं। मैं बात करना चाहती हूँ तुलसी, कबीर, निराला, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कालिदास जैसे साहित्यकारों से ही हमारे समाज को पहचाना जाता है। एक लोक जीवन का अभिन्न अंग है। हम किसी भी काल के साहित्य को पढ़ते हैं तो उस समय की स्थिति, परिस्थिति, उस समय के मानव के रहन सहन, खान पान, हर परिस्थिति का हम क्या कहते हैं अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय समाज में क्या चल रहा था, सिर्फ एक साहित्य को पढ़ के। अगर साहित्य को पढ़ के हम इतना जान सकते हैं तो मतलब साहित्य ही समाज है और सारी चीजें व्यापक हैं जो साहित्य में लिखी जा सकती है। इसीलिए साहित्य और समाज एक सिक्के के दो पहलू के बराबर जाने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने तो ये तक कहा है कि साहित्य और समाज का वही संबंध है जो आत्मा का शरीर से होता है। साहित्य अजर अमर है। मानव विद्वान योगना गोची के अनुसार समाज नष्ट हो सकता है, राष्ट्र भी नष्ट हो सकता है, लेकिन कभी साहित्य का नाश नहीं हो सकता है, वो हमेशा अजर अमर रहेगा। अगर हम 1600 सदी की बात करते हैं या 1700 की सदी की बात करते हैं, तो आज क्या है, हम कैसे उसकी जानकारी पा पाते हैं? उसके साहित्य को पढ़ के हम जान पाते हैं कि 1600 सदी में ये क्या हुआ था, या किन किन मुद्दों पे हमारे लेखक, हमारे राइटर, हमारे नॉवलिस्ट किन मुद्दों पे लिखा करते थे। हम उस समाज को एक साहित्य के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आगे भी ये प्रचलन चलता रहेगा। अगर मैं बात करूं अपनी भारतीय संस्कृति साहित्य की, तो मुझे लगता है व्यास, वाल्मीकि जैसे ऋषियों ने महाभारत एंड रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना की। व्यास, कालिदास एवं अन्य कवियों ने संस्कृत में नाटक लिखे जो कि साहित्य की अमूल धरोहर है। भक्ति साहित्य में अवधी में गोस्वामी तुलसीदास, ब्रज भाषा में सूरदास, मारवाड़ी में मीराबाई और खड़ी बोली में कबीर रसखान आदि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिस राष्ट्र और समाज का साहित्य जितना अधिक समृद्ध होगा, वह राष्ट्र और समाज उतना ही अधिक समृद्ध होगा। किसी ने कहा है कि अगर किसी राष्ट्र और समाज की स्थिति को जानना है, अगर आप उस राष्ट्र और समाज के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके साहित्य को पढ़िए, उसके साहित्य को देखिए, उसके साहित्य को खोजिए। साहित्य को पढ़ के आप उस राष्ट्र और समाज की वास्तविक स्थिति को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं हिंदी साहित्य में आती हूँ और हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करती हूँ, तो हिंदी साहित्य में कथा, कहानी और उपन्यास के लेखन में मुंशी प्रेमचंद्र जी का बहुत ही महान योगदान है। अगर हम मुंशी प्रेमचंद्र के नाटक गोदान को पढ़ते हैं, तो उसमें ग्रामीण जीवन, होरी की एक अथाह व्यथा कथा और उसके जीवन की सारी समस्याओं को समझ सकते हैं। तो होरी की स्टोरी को समझने का मतलब सिर्फ होरी के बारे में जानना नहीं है। वो एक किसान परिवार से संबंध रखता था और किस तरह उस जो नाटक का जो मेन नायक था, किस तरह उसका शोषण किया जाता था जिम्मेदारों के हाथों से। तो मतलब इस नाटक को पढ़ने के बाद हम ये जान सकते हैं कि उस सदी में एक जिम्मेदार किस तरह एक गरीब परिवार का शोषण किया करता था, उस समाज में क्या क्या समस्याएं व्यापक थी। इसी तरीके से मैं क्या कहती हूँ, आगे डिस्कस करना चाहती हूँ गोदान और करम भूमि जैसे अमर साहित्य के रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र, जो कि बहुत कम जगह पढ़ने को मिलता है कि ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। देश की आजादी में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका और इनकी लेखनियों का, इनके कार्यों का, जो इन्होंने उपन्यास लिखे, इनके उपन्यास को पढ़ के आपके अंदर एक राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये गांधी से और सत्याग्रह से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो चूंकि जो कड़ी है उसका नाम ही आजादी का अमृत महोत्सव है, तो मैं थोड़े से अपने टॉपिक को थोड़ा सा टर्न करूंगी जिसमें इस साहित्य
माध्यम से मैं अपने उन देशभक्तों को, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने प्राण को निछावर किया था हमारे देश को आजाद कराने के लिए, तो मैं साहित्य के माध्यम से ही इन्हें एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देश की स्वतंत्रता के लिए 1857 से लेके 1947 तक क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों का और साथ ही साथ लेखकों का, कवियों का, पत्रकारों का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनकी गौरव गाथा हमें प्रेरणा देती है। अगर हम साहित्य को पढ़ते हैं और उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ के हमें ऐसा एहसास होता है कि इन्होंने अपने साहित्य में किस तरह से उनके युद्ध को, उनके सेक्रीफाइस को एक्सप्लेन किया है, तो हमें गौरवान्वित फील होता है। साहित्य में अगर हम बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास को अगर पढ़ा जाए, रंग भूमि और कर्म भूमि, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के अगर भारत दर्शन को हम पढ़ते हैं, और जय शंकर प्रसाद का अगर चंद्रगुप्त और सिकंदर गुप्त को पढ़ेंगे, वीर सावरकर की 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ेंगे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत एक खोज को पढ़ेंगे, तो आज भी इन नाटकों को पढ़ने के बाद देश की भावना जागने के लिए बड़े कारगर से को महसूस होगा कि किस तरह से हमको हमारे इन देश भक्तों ने किस तरह से हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आजाद कराया था। सिर्फ इसको पढ़ने के बाद, तो ये सिर्फ साहित्य ही एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसमें समाज को लिखा जा सकता है। अब ऐसा नहीं हमारे फैमिली में उस समय से कोई उपस्थित होगा, कोई जान रहा होगा जो हमें एक एक चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, नहीं। अगर हम साहित्य को पढ़ेंगे, हम वो इन्होंने अपने राइटिंग में एक्सप्लेन किया है। इसी को याद रखते हुए मैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती में देश प्रेम को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने कहा था कि जिनका निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, बर नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक सम्मान है। इसी तरह अगर मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता को भला कौन भूल सकता है, और कौन नहीं जानता होगा इसके बारे में, जिसने अंग्रेजों के चूल्हे और घरों की दीवारों को जड़ से हिला दिया था। उनकी इस अनूठी कविता को आज भी पढ़ के मन में देश के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। तो मैं उनकी कुछ पंक्तियां कविता की पढ़ना चाहूंगी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने प्रकृति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की फिर गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को, तो हमें ऐसा ऑटोमेटिकली एहसास होता है जब हम अपने राष्ट्रगान को सुनते हैं, कुछ ऐसे भक्ति संगीत को सुनते हैं, कुछ ऐसे लेखन को पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसी कविताएं, ऐसे लेख, ऐसे कवि हैं जिनको आप कभी भी पढ़ेंगे, आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके रूह में, आपके देश के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा और आप अपने उस स्थिति को समझ पाएंगे इन लेखकों के माध्यम से। मुझे लगता है कि लेखक और साहित्यकार ही एक ऐसा माध्यम होता है जो समाज को अपने बहुत ही सुंदर शब्दों में एक्सप्लेन कर सकता है। इसी की तरह देश की आजादी में कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक स्पेशली भारत छोड़ो आंदोलन को डिस्कस करना चाहूंगी। इस आंदोलन को महात्मा गांधी जी 1942 में शुरू किया था और उनका मकसद भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। इस आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन तो खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अंग्रेजी शासन को ये अच्छे से पता चल गया था कि भारत में अब हमारी जड़ें बहुत ही कमजोर हो चुकी है और हम बहुत ज्यादा टाइम तक यहाँ टिक नहीं पाएंगे। ऐसे तमाम आंदोलन हमारे देश में हुए जिन्होंने अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के हौसले को एकदम तोड़ मरोड़ दिया। और महात्मा गांधी को तो हम जब देश की आजादी की चर्चा करते हैं
तो हम शुरू वहां से करते हैं और खत्म भी वहीं से करते हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अलावा मैं कुछ और महानायकों का भी नाम लेना चाहूंगी जिनका हमारे देश की आजादी में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहले मैं नाम लूंगी मंगल पांडे का। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया के एक गांव में हुआ था। बहुत ही सामान्य परिवार से संबंध रखते थे और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि उनको ब्रिटिश शासन ने एक सुअर और क्या कहते हैं गाय की चर्बी बना हुआ एक कारतूस चलाने के लिए कहा था, जिसके मतलब इस्तेमाल में उन्होंने मना कर दिया था कि ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने देश में गौ माता को अपनी माता समझते हैं, पूजा के योग समझते हैं, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। और खुला विरोध किया था उन्होंने, इसलिए ब्रिटिश शासन ने उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया था। अपने देश से, अपने समाज से, अपने राष्ट्र से दिल में उनका बहुत प्रेम था। उनकी जिंदगी का मतलब मंगल पांडे के साथ साथ मैं नाम लेना चाहूंगी भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, बाल गंगाधर तिलक का। हम कहते हैं आज मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे संबंधी। अगर हम इन महान देशभक्तों की बात करें तो इनका परिवार और इनका समाज हमारा देश ही था। ये देश को ही अपना सब कुछ मानते थे, इसलिए बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपनी जिंदगी को निछावर किया इस भारत माता के लिए। अब इसी के साथ, चूंकि जो मेरा थोड़ा सा साहित्य और समाज की मैं बात कर रही थी, मैं थोड़ा सा उस पे आती हूँ। और चंद को जो कि मैंने डिस्कस किया, तो वो हिंदी साहित्य के माध्यम से मैंने ये बताना चाहा कि हाँ, किस तरह से हम साहित्य को हमेशा पढ़ सकते हैं। और एक परिभाषा जैसे मैंने बीच में बोली कि राष्ट्र भी नष्ट हो सकता है, समाज भी नष्ट हो सकता है, लेकिन साहित्य द्वारा, साहित्यकार के द्वारा लिखा हुआ साहित्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। 1957 या 1557 का इतिहास में भी हम उस चीज को पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास को पढ़ के कभी भी हमें वो आनंद की महसूस नहीं होता है। आप अगर किसी डॉक्टर्स की बात करें, किसी इंजीनियर की बात करें, किसी लॉयर की बात करें, मुझे लगता है इतिहास को बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं लोग। लेकिन एक साहित्य ऐसा माध्यम है, एक साहित्य ऐसा विषय है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है। साहित्यकार की कलम में वो जादू है जो हर परिस्थिति को, हर काल को, हर युग को बड़े ही सुंदर वर्णों में पिरोता है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि अभी मैंने मुंशी प्रेमचंद्र जी के गोदान पे थोड़ा सा प्रकाश डाला कि वहां पर एक किसान परिवार का किस तरह से शोषण किया जाता है एक जिम्मेदारों के हाथों। अगर जैसे उस समय की गाथा को हम किसके, मुंशी प्रेमचंद्र जी के नाटक के थ्रू पढ़ रहे हैं। अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात कर लीजिए, कंटेम्परेरी समय की बात कर लीजिए, तो देखिए दिल्ली में, हमारे देश में इस समय एक बहुत ही व्यापक मात्रा में जो है हमारा एक किसान आंदोलन फिर से चल रहा है। 1 साल 1.5 साल हो गया उसे लगभग चलते चलते। तो आपको क्या लगता है कि ये बात सबको पता है, हर कोई जानता है, लेकिन जैसा मुझे लगता है, मुझे फील होता है कि इसको एक इतिहास के रूप में, एक साहित्य के रूप में एक साहित्यकार ही लिख सकता है। मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और कोई वकील या फिर पेशे से कोई भी हो, वो इसको अपने सुंदर शब्दों में एक साहित्य की परिभाषा नहीं दे सकता है। तो साहित्य वो फूल की तरह है जिसकी खुशबू को हर व्यक्ति सूंघना चाहता है। रामविलास शर्मा जी क्या ने लिखा था कि साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसके सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। जैसा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लिटरेचर के विद्यार्थी भी थे और आज शिक्षक भी हैं। हम कुछ बता पाते या नहीं बता पाते, लेकिन इतना हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। कुछ भी इंटरव्यू के टाइम भूल सकते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन को नहीं भूल सकते। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लिटरेचर, तो हम उसको बताते हैं कि क्या है ये। तो मतलब इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य क्या है, एक शीशे की तरह, एक दर्पण है, उसमें सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। क्योंकि 60 साल बाद हम तो जीवित नहीं होंगे ना। आज जैसे हम कोरोना काल में चल रहे हैं, जो हमारा पेंडेमिक है, लास्ट 1 ईयर से हम जिस सिचुएशन में जी रहे हैं, जिस कठिन समय को हम जी रहे हैं, क्या क्या 60 साल बाद या 70 साल बाद हम किसी को बताने के लिए बैठे तो नहीं होंगे। सिर्फ आने वाली जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन जो होगी, वो साहित्य को पढ़ के ही जान पाएगी कि 2020 या 21 में इस तरह का भी एक समय था। और ये हिम्मत सिर्फ एक साहित्यकार ही रखता है अपने अंदर। उसके कलम में भी ताकत है, उसकी कलम में ही वो जादू है
कि वो हर स्थिति को, हर परिस्थिति को सुंदर शब्दों में लिख सकता है। इसी तरह में सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा था कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। मतलब आप वही लिखते हो, वही समझते हो जो आपने समाज में देखा है। तो साहित्य को लिखने का मतलब है समाज को लिखना। तो दोनों शब्द एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। जब तक आप समाज को नहीं समझेंगे, साहित्य नहीं लिखा जा सकता है। और अगर एक साहित्यकार अच्छी तरीके से साहित्य को लिखता है, उसकी परिभाषा डिफाइन करता है, मतलब वो समाज का बहुत बड़ा ज्ञानी है। इसी तरह अभी मैं कुछ समय पहले अभी एक राइटर अनीता देसाई को पढ़ रही थी, तो उनका एक उपन्यास है, नॉवेल है, क्राई द पीकॉक। जैसे बहुत सारे, मैं समाज शब्द को साथ में कनेक्ट की हूँ लिटरेचर के, तो उसका मतलब क्या है कि समाज, जो राइटर हमारे हैं, जो हमारे लेखक हैं, वो सामाजिक मुद्दों पर ही तो लिख रहे हैं। तो अभी मैं जस्ट पढ़ रही थी अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक, विच इज बेस्ड ऑन द लखनऊ सिटी। तो उसमें एक 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 औरत की स्थिति पे भी प्रकाश है। एक जो काफी लोग ये समझते हैं कि घर में पैसा, पावर, फेम एंड नेम अगर है तो इट मींस वी हैव द एवरीथिंग, ऐसा लोग मानते हैं। मतलब जहां से डिप्रेशन की ओरिजिन होती है, जो लोग आज के लोनलीनेस के शिकार हैं, मतलब वो भी जो अनीता देसाई ने अपने नाटक में कहीं ना कहीं दर्शाया है। क्या दर्शाया, मैंने उसको पढ़ा, तो पढ़ने के बाद ऐसा लगा, जो हमारी नाटक की प्रोटोगनिस्ट है जिनका नाम है माया, उनके फादर का नाम था राय साहब, और बेसिकली वो अपनी पत्नी को खो चुके हैं। तो घर में सिर्फ राय साहब रहते हैं और उनकी बेटी रहती है। तो राय साहब को ऐसा लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है और मैंने अपनी बेटी को सब कुछ दे रखा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छा सा घर है, गाड़ी है, बंगला है, मतलब सब कुछ है। और एज डिफरेंस को ना देखते हुए वो अपनी जो बेटी है माया जिसका नाम है, उसका विवाह तय करते हैं एक बहुत ही एजड, पेशे से वो भी वकील है, राय साहब भी वकील है और उनके जो माया का होने वाला पति है वो भी वकील है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो अनीता देसाई, जो हमारी राइटर है, किस तरह से सोसाइटी के उन पहलुओं को लिखा है अपने नाटक में, जो हमारे इस देश के, हमारे समाज के सबसे व्यापक मुद्दे हैं। कि पैसा है तो घर में ध्यान नहीं देना है, लोगों से नहीं मिलना है, इतना व्यस्त हो गए हैं हम पैसा कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए, नेम कमाने के लिए, कि हम अपनी बेसिक चीजों को भूल चुके हैं। तो जो उसकी करेक्टर थी, जो प्रोटेगनिस्ट थी माया, उसका क्या था कि वो बहुत ही डिप्रेस्ड थी, वो बहुत ही लोनली थी, वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा जीना नहीं चाहती थी। और इसके चलते, क्योंकि जो जो उसका होने वाला हस्बैंड था, उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी का बहाना देके उसके पिताजी ने कहा, बेटा आप जब दूसरे के घर जाएंगी तो आपको सब कुछ मिलेगा, किसी चीज की कमी नहीं, आप अपनी जिंदगी को बड़े ऐश के साथ काटेंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, लाइफ में पैसों के अलावा कुछ और सुख चैन की भी जरूरत होती, अपनेपन की भी जरूरत होती, किसी अपनों की भी जरूरत होती है। तो नाटक में इन सारी चीजों पे, उसकी शादी के बाद एक चीज और बताना चाहूंगी, शादी के बाद 4 साल के बाद वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, क्योंकि कभी मेंटल लेवल नहीं मिला उनका, कभी सोच नहीं मिली। तो मेरा कहने का मतलब है कि राइटर ने जब इसको लिखा होगा, और मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि राइटर हमारे समाज को उन व्यापक समस्याओं के बारे में लिखता है जो यथार्थ कभी भी नहीं लिख सकता है। मतलब आज जो नए राइटर्स भी हैं, जो कंटेम्प्रेरी साहित्यकार हैं, वो भी एक समाज को नया रूप देंगे, और आने वाला समाज और आने वाली जनरेशन उसको ही पढ़ के जानेगी कि 21st सेंचुरी में क्या मुद्दे थे और क्या क्या समस्याएं थी और किसके लिए ये क्या कर था। तो मुझे लगता है साहित्य और समाज का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है और इसको हम अलग से नहीं देख सकते हैं। और अनुकृति जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। अनुकृति जी। धन यस, धन्यवाद डॉक्टर रचना दावी जी। बहुत अच्छे से आपने साहित्य और समाज को एक एक कड़ी में जोड़ा, और आपने ये बताया बहुत अच्छे से कि साहित्य का जो है ना समाज से कैसे वो जुड़ा हुआ है, और जो संबंध आत्मा का शरीर से होता है, साहित्य समाज रूपी शरीर की आत्मा है, हम ये मान लें। और साहित्य अजर है, अमर है,
और जैसे कि आपने बताया कि कभी एक बहुत बड़े महान विद्वान योनाना गोची जी हुए, जो उन्होंने उनके अनुसार हम माने तो समाज नष्ट हो सकता है, राष्ट्र भी नष्ट हो सकता, किंतु साहित्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। बहुत सुंदर लेख आपने बहुत ही विस्तृत ढंग से बताया, और जैसे कि समाज और इसका बहुत ही सुंदर लेख वर्णन किया आपने, धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने ये बताया कि हम 21st सेंचुरी में ये करेंगे, तो हम भी इस साहित्य के माध्यम से, जैसे हमने ऑर्गेनाइज़ किया आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इसकी आप लोग जो हमारे साथ जो वक्ता जुड़ रहे हैं और उनके साथ, उसकी भी एक हम साहित्य तैयार करेंगे, है ना आप सभी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो भी आगे जनरेशन, आगे उस चीज़ को भी कभी याद किया जाएगा कि हम लोग ने भी फाउंडेशन एक्सप्रेशंस इन लैंग्वेजेस एंड आर्ट फाउंडेशन की तरफ से ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज किया था, और एक देश को एक साहित्य के माध्यम से हम इस चीज़ को उजागर करना चाहेंगे कि कभी कैसे हम लोगों ने अपने अंदाज में और इस भाषा, साहित्य और समाज को एक स्थान देते हुए एक पिरोया एक साथ। और हमारे इसी जैसे कि हमारे पास अभी टाइम, वी ओनली हैव ओके 2-4 मिनट्स मोर। सो जैसे मैं इसी श्रृंखला की जैसे हम लोग हर एपिसोड में कभी कभी चर्चा क्या करते हैं, कि आज मैं चर्चा करना चाहूँगी आपके साथ एक बहुत बड़े एक फ्रीडम फाइटर रहे, और जिनका नाम रहा जो कि हमारे साथ बलवंत राय गोपाल मेहता जी, जिनके बारे में मैं आज डिस्कस करना चाहूँगी। मैं थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ना चाहूँगी, आपको थोड़ा उनके बारे में बताना चाहूँगी। सो इंडियाज़ glorious freedom struggle is one of the greatest struggles of the modern world that has ever witnessed. Yesterday was the death anniversary, 18th of September was the death anniversary of veteran freedom fighter Balwant Rai Gopalji Mehta, and he died during Indo-Pak War on 19th September 1965. When the aircraft he was traveling in along in with his wife and a few others was shot down by the Pakistan Air Force. At that time, he was the Chief Minister of Gujarat. Born on 19 February 1900 in Bhavnagar, Balwant Rai Gopal Ji Mehta joined the freedom movement in 1925, fervently fighting back and resisting the colonial oppression. At that time, protests went widespread and it was much more difficult for the people to persist. Balwant Rai Mehta, who had almost finished his degree in bachelor's, resolutely refused to accept a degree from the colonial government. After making public his stance on the imperial power present in the pre-independence India, he joined the non-cooperation movement in 1920, and he promptly threw himself heart, body and soul into the battle of freedom. He founded Bhavnagar Praja Mandal in 1921 for carrying on the freedom movement in Gujarat. Later on, he participated in the civil disobedience movement from 1930 to 1932. Mehta also took part in the Bardoli Satyagraha of 1928 for the farmers of Bardoli against the unjust raising of taxes. He was sentenced for 3 years in prison for participating in the Quit India movement. He spent 7 years in prison during the British Raj. A milestone in his life came along when, as the chairman of the Balwant Rai Mehta Committee in 1957, he would institute the scheme of democratic decentralization, which finally came to be known as Panchayati Raj, a scheme that revolutionized welfare at the grassroots level. The committee submitted a report suggesting the building of a now famous three-tier Panchayati Raj system, giving legislative body complete control over planning and administration. It was a brilliant move, one whose benefits are even to be read today. So I found it very relevant, so I wanted to share that, with you all. So thank you once again, Dr. Rachna Daviji, and all the participants who have joined us. So tomorrow again we'll be meeting at 6:30, and आपके लिए मैं आभार गीत प्रस्तुत करती हूँ फाउंडेशन की तरफ से. Thank you, Ankalti ji. Thank you so much.
जीवन पथ पर